हेलो एवरीवन, जय हिंद। दिस इज़ भुवनेश भारत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स। आज के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है और आज हम कुछ नया करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम बात कर रहे थे, काफ़ी कुछ हमने लेक्चर्स जो है अपलोड किए हैं इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, आज हम थ्योरी थॉट की तरफ जाएंगे क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है पॉलिटिकल साइंस का और आपका जो समय है वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और कम भी है। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम बच रहा है। अब एग्ज़ाम निकलने वाला है, कभी भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ जाएगी और विद इन 2 and 3 मंथ जो आपका नेट का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि एग्ज़ाम आते आते हमारी ऑलमोस्ट तैयारियां जो है हो जाए और सारा सिलेबस भी हम कवर कर पाएँ। ठीक है, तो आज हम विचारधारा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लिबरलिज्म की बात करेंगे सबसे पहले, उदारवाद, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, उदारवाद से बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स दे दूँगा, आप एक बार उनको भी विज़िट कर लीजिए। ठीक है, तो लिबरलिज्म के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसका जो एक साधारण सा अर्थ होता है, मतलब होता है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको आगे समझने में आसानी रहे। ठीक है, लिबरलिज्म जो है लैटिन वर्ड लिबर से बना है। ठीक है, जिस तरह से हम लिबर्टी की बात करते हैं ना, स्वतंत्रता की बात की, लिबर्टी शब्द ही कहीं ना कहीं लिबर से ही निकला हुआ। ठीक है, तो वैसे ही लिबरलिज्म भी। अब लिबरल और लिबर्टी में ज़्यादा फ़र्क नहीं, सिर्फ एक विचारधारा का फ़र्क है। देखिए, लिबर्टी जो एक कॉन्सेप्ट है और लिबरलिज्म एक विचारधारा है। ठीक है, इज़म, जब इज़म लग जाता है किसी चीज़ के पीछे, इज़म मीन्स वाद, एक कलेक्शन ऑफ थॉट, आप यूँ कहिए कि कहीं ना कहीं विचारों का एक समुच्चय है। ठीक है, लिबरलिज्म का मतलब ये हम मान लेते हैं साधारण तौर पर कि जो कहीं ना कहीं लिबर्टी को मानते हो। ठीक है, या इंडिविजुअल की फ्रीडम में विश्वास करते हो। ठीक है, एक आस्था रखते हैं कि मनुष्य की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो लैटिन वर्ड से लिबर निकला है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, साधारण सा स्वतंत्रता या आज़ादी। अब लिबरल्स क्या होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, साधारण शब्द में कई बार हम यूज़ करते हैं कि हम बहुत लिबरल हैं या वो बहुत लिबरल पर्सन है। तो उस लिबरल का मतलब क्या होता है कि जो स्वतंत्रता का समर्थन करे, है ना, जो ओपन माइंडेड हो। ठीक है, लिबर्टी में विश्वास करे। ठीक है, तो इस तरह से आप लिबरल को और लिबरलिज्म को समझ सकते हो। ठीक है, कि लिबरलिज्म में वही लोग आएंगे, ठीक है, या वो लोग जो लिबरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, जो कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। ठीक है, जो स्वतंत्रता को मानते हैं। ठीक है, तो ये होगा, इसका साधारण सा अर्थ हो गया। ठीक है, जॉन लॉक का यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, यहाँ पे जॉन लॉक का जिक्र होता है। क्यों? क्योंकि जॉन लॉक को जो है फादर ऑफ लिबरलिज्म माना जाता है। ठीक है, उदारवाद का पिता उनको माना जाता है और ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई दफ़ा पूछा जाता है आपके नेट के एग्ज़ाम में, सेट के एग्ज़ाम में, कि हु इज़ द फादर ऑफ लिबरलिज्म, या मान लीजिए मैच करने के लिए आता है कि लिबरलिज्म के प्रोपाउंडर या फादर कौन है, तो ही इज़ जॉन लॉक। क्यों? देखिए, जॉन लॉक ने जो है नेचुरल राइट्स की बात की, प्राकृतिक अधिकारों की बात की है, या कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि अधिकारों का जो प्राकृतिक सिद्धांत है ना, वो जॉन लॉक ने दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने इसमें 3 तरह के ऐसे अधिकारों की बात की है जो हमें जो है प्राकृतिक तौर पर मिले होते हैं। ठीक है, वो किसी संस्था ने नहीं दिया हमें, किसी स्टेट ने नहीं दिए, बल्कि जब से ये समाज है, जब से हम पैदा हुए हैं, तब से वो प्राकृतिक तौर पर हमें वो मिले हुए हैं, वो अधिकार। ठीक है, जैसे राइट टू लाइफ पहला, ठीक है, जीवन का अधिकार, और दूसरा आपका राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता अधिकार, और तीसरा आपका राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो ये तीनों जो इम्पोर्टेंट राइट्स हैं, ठीक है, ये नेचुरल राइट हैं जो जॉन लॉक मानते हैं। ठीक है, अब सरकार की स्थापना या राज्य की स्थापना भी किस लिए होती है? इन्हीं राइट्स की सेफ्टी के लिए या इन राइट्स की रक्षा के लिए जो है सरकार या राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, क्योंकि जॉन लॉक ने जो है जब सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया तो उसमें उन्होंने यही कहा कि राज्य की उत्पत्ति जो है एक समाज के द्वारा एक समझौते के अंतर्गत हुई है। ठीक है, और वो समझौता क्यों हुआ? ताकि हमारे नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, किससे? जब आपस में जो मतभेद होते थे। ठीक है, वैसे तो सभी लोग जो है लिबरल थे, ठीक है, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, जो एक स्टेट ऑफ नेचर की जो स्थिति थी, जब राज्य नहीं बना तो उससे पहले जो स्थिति थी, तो वो कैसी थी? एक प्राकृतिक अवस्था थी, स्टेट ऑफ नेचर था। ठीक है, तो सबके पास जो राइट टू लाइफ था, राइट टू लिबर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी था, सभी लोग अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में जब लोगों में मतभेद हो जाता था, ठीक है, तो उस मतभेद में कौन सही है कौन गलत है, ठीक है, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं थी, ऐसा जॉन लॉक मानते हैं। ठीक है, और फिर
उसी अथॉरिटी को क्रिएट करने के लिए क्या हुआ, समाज में एक समझौता हुआ, लोगों के बीच एक समझौता हुआ और उन्होंने क्या किया, राज्य का निर्माण किया, ठीक है, और सरकार का निर्माण किया। क्यों? ताकि व्यक्ति के एटलीस्ट इन 3 अधिकारों की सिक्योरिटी की जाए, ठीक है, इन 3 अधिकारों की रक्षा की जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई सरकार जो है फेल हो जाती है, ठीक है, इन अधिकारों को सिक्योर करने में कोई सरकार असफल रह जाती है, तो लोग क्या कर सकते हैं, लोग जो है उस सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात की, ठीक है, संवैधानिक सरकार की, या कहीं ना कहीं सीमित सरकार की बात की है कि आप राज्य बनाइए, आप सरकार बनाइए, लेकिन वो अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार और राज्य का निर्माण क्यों किया हमने? अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। ये जो है बिल्कुल अपोजिट है जो आपकी डिवाइन राइट थ्योरी है राज्य की, ठीक है, जिसमें दैवीय अधिकारों की बात होती है राज्य के, ठीक है, जिसमें ये माना जाता है कि राज्य क्या है, राज्य जो है आपका ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है, ठीक है, राजा ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो वो जो राज्य है वो निरंकुश है, क्योंकि जिस राज्य को स्वयं ईश्वर ने बना दिया उस राज्य के खिलाफ कोई जा सकता है भला, या उस राज्य से बड़ा कोई हो सकता है? तो व्यक्ति को जो है उस राज्य के अधीन माना जाता था। तो जॉन लॉक का जो सिद्धांत आता है, जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत, उसके बारे में हम आगे अगेन डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पर यहाँ पे साथ साथ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि उनका ये जो राज्य का सिद्धांत था वो बिल्कुल उसके विपरीत था, डिवाइन राइट के विपरीत था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये माना कि राज्य को ईश्वर ने नहीं बनाया, बल्कि राज्य को जो है लोगों ने बनाया, ठीक है। लोगों ने राज्य को क्रिएट किया अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए। इसीलिए राज्य क्या है, राज्य लोगों के अधीन है, मीन्स लोग जो है राज्य से सर्वोच्च है, इंडिविजुअल जो है पहले है, ठीक है। राज्य को किस लिए यहाँ पे अस्तित्व में लाया गया? इंडिविजुअल की राइट्स की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये व्यक्तिवाद की ज़्यादातर बात करते हैं। आगे हम देखते हैं कि उदारवाद की उत्पत्ति होती क्यों है और क्या क्या इसकी मान्यताएं हैं। लेकिन आपने इसमें यह भी याद रखना है कि फादर ऑफ लिबरलिज्म कौन है? जॉन लॉक है, ठीक है। और ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो नेचुरल राइट्स की थ्योरी दी है, ठीक है, वो जॉन लॉक ने ही सबसे पहले दी है, ठीक है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, ठीक है, जिसमें ये 3 तरह के प्राकृतिक अधिकारों की बात की है उन्होंने, और इसकी सेफ्टी के लिए ही राज्य या सरकार का निर्माण किसने किया है? लोगों ने किया है। तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, ठीक है। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं उदारवाद का उदय किन हालातों में होता है, क्यों होता है। देखिए, जो सामंतवादी व्यवस्था थी यूरोप में, ठीक है, कहीं ना कहीं ये उसके खिलाफ जो है एक रिएक्शन था, एक कहीं ना कहीं एक प्रतिक्रिया थी जो सामंतवाद के खिलाफ उभर के सामने आई, जिसने क्या किया? फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात की, ठीक है, एक ऐसे बाजार की बात की जहाँ पे व्यक्ति जो है वो इकोनॉमिक तौर पर जो है बिल्कुल फ्री है, जितने उसके पास साधन है वो उतना पूरा अपना प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है, जितने उसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उतना कर सकता है और उतना वो कमा सकता है, ठीक है। वो टोटली पूरी तरह से फ्री होगा इस तरह के सिस्टम में, फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे स्टेट का जो है उसके इकोनॉमिक हैंड्स में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। इस तरह की एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई उदारवाद के युग में, ठीक है। दूसरा हम ये देखते हैं कि उदारवाद का जो जन्म है वो कहीं ना कहीं धर्म सुधार आंदोलन के कारण भी होता है या पुनर्जागरण के कारण भी होता है। देखिए, धर्म सुधार आंदोलन क्या है? एक जो यूरोप में जो एक चर्च और कहीं ना कहीं स्टेट के बीच में जो हमें मध्यकाल में जो एक विवाद देखने को मिलता है, जहाँ पे स्टेट को जो है चर्च के भी अधीन माना जाता है, ठीक है। राज्य आपका जो चर्च था या जो धर्म था, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं एक सार्वजनिक मुद्दा माना जाता था, ठीक है, सभी को उसको मानना ही पड़ता था। लेकिन पुनर्जागरण का जब दौर आया, ठीक है, जब इंटेलेक्चुअल एक मूवमेंट हुआ, एक बौद्धिक आंदोलन होता है ये, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं धार्मिक, साहित्य और औद्योगिक बदलाव आया, ठीक है, लोगों में, जो यूरोप के लोगों में कहीं ना कहीं इस तरह का बदलाव देखने को मिलता है हमें, ठीक है, कि जहाँ वो लोग सिर्फ बातों और आडंबरों को छोड़कर, पुरानी सोच को छोड़कर, पुराने ख्यालों, पुराने विचारों को छोड़कर वो जो है वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों पर ध्यान देते हैं, अनुसंधान पर ध्यान देते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट पे ध्यान देते हैं, प्रयोग पर बल देते हैं, ठीक है। इस तरह से पुनर्जागरण का दौर आया, ठीक है।
इसी के परिणाम स्वरूप हम क्या देखते हैं, जैसे सामंतवाद का भी पतन हो जाता है। ठीक है, सामंतवाद ऐसी व्यवस्था जिसमें जो सामंत थे, ठीक है, वो जो है वर्कर्स को या कामगारों को सिर्फ उतना ही देते थे जितना वो लोग उनकी भूमि पर जो है प्रोडक्शन करते थे, जितना उनका एक ड्यू बनता था। ठीक है, तो उस प्रथा का जो है कहीं ना कहीं अंत हो गया। व्यक्ति को जो है, इंडिविजुअल को जो है लिबर्टी देने की बात की गई। ठीक है, इकोनॉमिक स्फेयर में खासकर, ठीक है, उसके जो आर्थिक क्षेत्र में खासकर उसको जो है कहीं ना कहीं लिबर्टी देने की बात की गई। ठीक है, विज्ञान का आरंभ होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं भौगोलिक खोजें होनी शुरू हुई, नगरों का उत्थान हुआ, पूंजीवाद का आरंभ हो जाता है। ठीक है, और बौद्धिक विकास। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसका परिणाम थी? पुनर्जागरण का। ठीक है, कहीं ना कहीं पुनर्जागरण आ गया था। ठीक है, यूरोप के लोगों में उन्होंने एक नए तरीके से अपनी लाइफ को जो है देखना शुरू कर दिया था। मतलब यूँ समझिए कि परंपरागत या एक पुराने ख्यालों से निकलकर उन्होंने अपने आप को जो है मॉडर्नाइज़ किया। ठीक है, अपने आप को जो है आधुनिक युग में लेके आ गए वो लोग। ठीक है, जिसमें क्या बात की जाती है उदारवाद के तहत, देखिए लोगों की सहमति पर आधारित राज्य की मान्यता को मान्यता देते हैं। ठीक है, कि राज्य वो हो, राज्य क्या है? राज्य जो है लोगों की सहमति पर आधारित है। ठीक है, मीन्स उनका कहने का मतलब ये था कि जो स्टेट है वो जो है लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि हमने जॉन लॉक, हॉब्स और रूसो की बात की। ठीक है, तो ये सारे कौन हैं? ये सारे कहीं ना कहीं उदारवादी थिंकर हैं, जो कहीं ना कहीं राज्य को जो है ऐसा मानते हैं कि राज्य को जो है लोगों ने ही बनाया हुआ। ठीक है, अब शुरू में जो है उदारवाद ने जो है इंडिविजुअलिज्म को काफ़ी बढ़ावा दिया। ठीक है, फ्री मार्केट की बात की, जिसमें लेजेस फेयर मीन्स हस्तक्षेप की नीति की बात करते हैं इसमें। ठीक है, कि व्यक्ति के आर्थिक क्षेत्रों में किसी भी तरीके से राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लेजिस फेयर इस चीज़ से जुड़े हैं, फ्री मार्केट से जुड़े हैं आपके एडम स्मिथ। ठीक है, जो लेजिस फेयर पॉलिसी की बात करते हैं इकोनॉमिक फील्ड में ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन बाद में इसने राजनीति में कहीं ना कहीं जो अदर्स जो ग्रुप्स थे, जो अदर समूह थे, ठीक है, कहीं ना कहीं उन समूह की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने स्वीकार की। ठीक है, कि एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए सिर्फ स्टेट ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे जो आपके ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो सारे कहीं ना कहीं अपनी जगह एक वैल्यू रखते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक कल्याणकारी राज्य का जो है सिद्धांत अपना लिया। ठीक है, प्लूरलिज्म। ठीक है, प्लूरलिज्म मीन्स सभी जो दूसरे जो ग्रुप्स थे, ठीक है, उनको भी इन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया। बहुलवाद एक ऐसा सिद्धांत, ठीक है, जिनके अनुसार क्या किया जाता है कि व्यक्ति जो है अपने अपने हित साधन के लिए जो समूह के रूप में संगठित हो जाते हैं। ठीक है, प्लूरलिज्म जैसे इंडिविजुअलिज्म जो है प्लूरलिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट है। आप इंडिविजुअलिज्म को समझिए कि इंडिविजुअलिज्म में क्या माना जाता है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति का जो हित है, ठीक है, वो सर्वोत्तम है और व्यक्ति जो है अपने हित के बारे में स्वयं निर्णय करेगा। ठीक है, वो खुद अपने बारे में डिसाइड करेगा और किस तरह से उस हित को पूरा किया जाए, किस समय पूरा किया जाए, ये सारा व्यक्ति तय करेगा। ठीक है, और जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ उस व्यक्ति के उन हितों को पूरा करने में मदद करेगी। लेकिन प्लूरलिज्म इसके ऑपोजिट है। ठीक है, प्लूरलिज्म में क्या होता है कि उसमें दूसरे ग्रुप्स को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है, व्यक्ति स्वयं को कहीं ना कहीं संगठित ग्रुप्स में मानना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से प्लूरलिज्म जो है वेलफेयर स्टेट को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है, वेलफेयर स्टेट का जब कॉन्सेप्ट आता है उसमें स्टेट के जो है रोल को जो है पॉजिटिव माना जाता है। अब इंडिविजुअलिज्म में स्टेट को जो है कहीं ना कहीं आवश्यक बुराई माना जाता है, लेकिन प्लूरलिज्म में स्टेट को एक आवश्यक अच्छाई के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, इसीलिए प्लूरलिज्म में क्या होता है कि एक वेलफेयर स्टेट के अंतर्गत, ठीक है, कहीं ना कहीं राज्य के हस्तक्षेप को ज़रूरी माना जाता है। ठीक है, कुछ इकोनॉमिक कार्यों में जो है राज्य के हस्तक्षेप को ज़रूरी माना जाता है। तो दिस वाज प्लूरलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। आगे हम देखते हैं इसकी मान्यताएं। आगे हम देखते हैं उदारवाद की जो मुख्य मान्यताएं हैं। ठीक है, पहले नंबर पे आती है मैन इज़ अ रैशनल क्रिएचर या रैशनल बीइंग। ठीक है, आप देखिए अगर एक बार इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे ना, आप कभी उदारवाद को भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, और आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा उदारवाद में, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो भी लिबरल है, ठीक है, जो भी उदारवादी हैं, वो इन चीज़ों को मानते हैं या इन चीज़ों की मान्यताएं वो रखते हैं। तो पहली क्या है, मैन इज़ ए रैशनल बीइंग। ठीक है, मनुष्य को जो एक विवेकशील प्राणी माना जाता है। ठीक है, मनुष्य के अंदर एक ऐसी तर्क शक्ति है, इनका ये मानना है कि मनुष्य जो है अपने अपने तर्क बुद्धि के बल पर अपनी भी और अपने समाज के प्रगति में भी वो अच्छे से योगदान दे सकता है। ठीक है, मनुष्य अपनी प्रगति खुद कर सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ ये मानी जाती है कि अगर वो अपनी प्रगति कर रहा है, हर मनुष्य यहाँ पे अपनी अपनी प्रगति करेगा, तो अपने आप में ही समाज की प्रगति हो जाएगी। ठीक है,
क्योंकि देखिए एक कॉन्सेप्ट है ना कि अपनी सुरक्षा सबकी सुरक्षा, मीन्स हम सभी लोग अपने अपनी जगह पे अगर अपनी अपनी सुरक्षा करेंगे ना, अपने आप सबकी सुरक्षा हो जाएगी। यहाँ पे कुछ इसी तरह की मान्यता है कि देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेल्फ इंटरेस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, कि एक जो अपना हित है और जो सामान्य जो एक सामुदायिक हित है, ठीक है, उनमें कोई भी विवाद नहीं है, ठीक है। आप अपना हित कीजिए तो सामान्य हित अपने आप जो है आपको प्राप्त हो जाएगा, आपका जो समुदाय का हित जो है अपने आप प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये इसी का सेकंड पॉइंट है और इसी से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ से डायरेक्ट इस पे आ गया हूँ, ठीक है। नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेल्फ इंटरेस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट में ये मानना है, देखिए कॉमन इंटरेस्ट को लेकर जो है हालांकि अलग अलग विचारधाराओं के अलग अलग मान्यताएँ हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि कॉमन इंटरेस्ट को उदारवादी किस नज़र से देखते हैं, ठीक है। एक जो सामान्य भलाई है, ठीक है, सबकी भलाई है, उसको उदारवाद किस नज़रिए से देखते हैं, ठीक है, उदारवादी। तो उदारवादी जो थिंकर्स हैं या उदारवाद की जो विचारधारा है वो सार्वजनिक इस तरह से सार्वजनिक भलाई को देखती है कि आप अपनी भलाई करो, आप सिर्फ अपना इंटरेस्ट पूरा करो, समाज में सबका इंटरेस्ट अपने आप पूरा होता रहेगा, ठीक है। अगर हम अपनी जगह अपना अपना सोचेंगे ना, ठीक है, तो अपने आप सबका भला होता रहेगा, ठीक है। ये है उदारवाद की मान्यता। लेकिन देखिए इसके अपोजिट भी मैं बता दूं कि इसका अपोजिट कौन है जो टोटली इसके अगेंस्ट है, वो है आपका कहीं ना कहीं जो कि कम्युनिटेरियन है, ठीक है, जो समुदायवादी लोग हैं, ठीक है। वो ये मानते हैं नहीं, जो आपका जो सामान्य भलाई का सिद्धांत है, ठीक है, सामान्य जो अच्छाई का सिद्धांत है, उसमें देखिए क्या होता है कि आप जो है सिर्फ अपना सोचेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई सबका भला हो जाएगा, ठीक है। आपको जो है अपना भला इन सबके भले में ढूंढना है, ठीक है। एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी जो सबके हित में हो, तो आपको जो अपना हित उस एक पर्टिकुलर उसी पॉलिसी में ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके लिए अलग से पॉलिसी बनाई जाएगी कि भाई सब लोग जो है अपनी अपनी जगह अपना अपना देखो, अपने आप सबका इंटरेस्ट पूरा होता रहेगा, मतलब अपने आप में सबकी भलाई होती रहेगी, ये अलग बात है ये। लेकिन यहाँ पे कम्युनिटेरियन ये मानते हैं कि आपका तो अस्तित्व ही कम्युनिटी में है, आपकी तो पहचान ही समुदाय में होती है। अगर आप किसी समुदाय के सदस्य हैं तो ही आपकी पहचान है, क्योंकि समुदाय आपको पहचान देता है, ठीक है। आप अकेले में क्या अपनी पहचान बनाएंगे। इसीलिए यहाँ पे ये माना जाता है कि एक सामुदायिक हित के लिए अगर कोई पॉलिसी बनाई जाए ना, तो आपका हित जो है उसके अंदर होना चाहिए, ना कि आपके एक के हित में जो सामुदायिक हित होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये उदारवाद और समुदायवाद के दो विचारधाराएं जो है, इनका जो है सामान्य हित को लेकर ये यहाँ पे विचार हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हमने ये देखा कि उदारवाद क्या मानता है कि आप सिर्फ अपना हित पूरा करो, अपने आप सामान्य हित पूरा होता रहेगा, ठीक है। अगली बात क्या है, नेचुरल राइट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि लॉक ने जो है पहली बार नेचुरल राइट्स की बात की है, तो उदारवाद, क्योंकि अब वो उदारवाद के पिताजी हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली उदारवाद में इसी चीज़ को माना जाता है कि हमारे पास कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं, कुछ नेचुरल राइट्स हैं, ठीक है। इसीलिए उन राइट्स को पूरा करने के लिए हमने स्टेट जैसी संस्थाओं को ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें यह माना जाता है कि व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरीके से कोई और चीज़ें थोपी नहीं जानी चाहिए, बल्कि व्यक्ति के पास अपने प्राकृतिक अधिकार हैं, ठीक है। अगर स्टेट और राज्य को बनाया भी गया है तो किस लिए बनाया गया है, वो इन नेचुरल राइट्स की प्रोटेक्शन या इनकी सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है, ठीक है। और कोई भी ऐसी अथॉरिटी या कोई भी स्टेट जो है इन नेचुरल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये चीज़ भी मानने लायक है कि उदारवाद ये चीज़ मानता है कि हमारे जो नेचुरल राइट्स हैं, ठीक है, उन पे कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए या किसी भी संस्था के द्वारा उनका जो उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आगे हम देखते हैं सिविल सोसाइटी एंड आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट। यही बात आई, देखिए कि स्टेट को हमने क्यों बनाया था, अपने प्राकृतिक अधिकारों की सेफ्टी या उनकी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो जो सिविल सोसाइटी है भी वही है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट। आर्टिफिशियल्स मीन्स जो सिविल सोसाइटी, हमारा जो नागरिक समाज है, चाहे आप राज्य ले लो, ठीक है, उसको जो है लोगों ने बनाया हुआ है, ये आर्टिफिशियल है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको लोगों ने खुद बनाया हुआ है। और क्यों बनाया हुआ है, अपने कहीं ना कहीं अपने एक लॉ एंड ऑर्डर को इसलिए बनाने के लिए ताकि उनके जो नेचुरल राइट्स हैं, उनके जो प्राकृतिक अधिकार हैं, उसमें कोई बाधा ना डाल पाए, ठीक है। इवन स्टेट भी खुद बाधा नहीं डाल सकता। अगर स्टेट बाधा डाले तो लोग जो है सरकार को बदल देंगे, ठीक है। लोगों ने तो कॉन्ट्रैक्ट करके स्टेट बना लिया, लेकिन अगर यहाँ पे जो उस स्टेट की जो सरकार है, अगर वो कहीं ना किसी तरीके से अगर नेचुरल राइट्स में कोई बाधा उत्पन्न करती है, तो लोग क्या कर सकते हैं, उस स्टेट को या उस राज्य को है या उस राज्य की सरकार को जो है बदल सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो जाहिर सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब होता है एक सीमित सरकार को पैदा करना, एक संवैधानिक सरकार। और संवैधानिक सरकार के अंतर्गत जो भी सरकारें आएंगी, कहीं ना कहीं वो सीमित सरकारें हैं, वो निरंकुश सरकारें नहीं हैं। ठीक है, उनके लिए लॉज बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं कि सरकार कहाँ पे काम कर सकती है और कहाँ पे नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए हमारा संविधान है, ठीक है, तो संविधान में जो है हमारे सरकार के खिलाफ या हमारे स्टेट के अगेंस्ट जो है हमें क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जहाँ पे ये बताया जाता है जो नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स वो ये बताते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकती हमारे मौलिक अधिकारों में। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का एक मेन एग्जांपल है। ठीक है, और यहाँ भी देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात कौन करता है? उदारवाद, कि आप सिर्फ संवैधानिक सरकार की स्थापना करें जो सीमित हो। ठीक है, और जिसका काम क्या होगा? हमारे राइट्स की कहीं ना कहीं सेफ्टी करना और एक लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। ठीक है, बाकी किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए सरकार का। ठीक है, इस चीज़ को ये मानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद को भी कहीं ना कहीं उदारवाद की उसमें बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, व्यक्तिवाद क्या है? देखिए, व्यक्तिवाद वही चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ें मानी जाएंगी कि इसमें यही माना जाता है कि व्यक्ति कैसा है? एक रैशनल क्रिएचर है, रैशनल बीइंग है। ठीक है, वो विवेकशील प्राणी है। ठीक है, व्यक्ति ही अपने हित का जो है सर्वोत्तम निर्णायक है। ठीक है, अपने हित का जो सर्वोत्तम निर्णायक है, वो अपने हित के बारे में वो खुद निर्णय ले सकता है। उसकी सिद्धि कैसे की जाए? ठीक है, कैसे की जाए उसकी सिद्धि, ताकि दूसरों के हित साधन भी कहीं ना कहीं बने रहें। ठीक है, या वो दूसरे के हितों को पूरा करने में भी अपना योगदान दे सकता है इंडिविजुअल। इस तरह से जो है एक रैशनल है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाद को भी बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है लेजर फेयर पॉलिसी। ठीक है, लेजर फेयर पॉलिसी का मतलब होता है हस्तक्षेपवादी नीति। हस्तक्षेपवादी कहाँ पे? हस्तक्षेप मतलब जो आपकी जो आर्थिक कार्य हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर एक इकोनॉमिक स्फेयर में इस चीज़ को यूज़ किया जाता है, जहाँ पे ये माना जाता है कि राज्य के द्वारा जो है व्यक्ति के जो आर्थिक कार्य है ना, आर्थिक क्षेत्र में राज्य के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसी को लेजर फेयर पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, जो किसने दी थी? कहीं ना कहीं ये हमें एडम स्मिथ की रचनाओं में देखने को मिलता है इस तरह का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा जो जैसे देखिए प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये बात की जा रही है कि आपके जो उत्पादन के साधन है ना, वो राज्य के हाथ में नहीं रहेंगे, वो जो है प्राइवेट ऑनरशिप में रहेंगे। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक सीधे से बात की जा रही है पूंजीवाद की। ठीक है, कहीं ना कहीं पूंजीवाद को बढ़ावा दिए जाने की यहाँ पे बात की जा रही है, और हुआ भी है। ठीक है, उदारवाद का परिणाम ही है पूंजीवाद। ठीक है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात की गई, आपकी सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, और किसी भी आर्थिक क्षेत्र में जो सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। आपके जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन है, वो कहीं ना कहीं कहाँ रहेंगे? प्राइवेट ओनरशिप में रहेंगे। ठीक है, निजी हाथों में रहेंगे। ठीक है, उनको कहीं भी एक जगह जो सेंट्रलाइज नहीं किया जा सकता। उससे क्या होगा? देखिए, उससे ये होगा जिसके पास जितने साधन हैं, उत्पादन के साधन हैं, ठीक है, वो तो भरपूर उत्पादन करेगा और भरपूर कमाई करेगा। लेकिन जिसके पास साधन ही लिमिटेड हैं, जिसके पास कुछ ही नहीं है, ठीक है, जो इसमें ज़्यादातर जो गरीब लोग आते हैं, ठीक है, वो काहे के पूंजीपति बनेंगे? वो किस तरह से पूंजीपति बनेंगे? क्योंकि उनके पास तो साधन ही कम है। ठीक है, तो पूंजीवाद का एक सबसे बड़ा एक जो ड्रॉबैक यही रहा है कि इसमें क्या हुआ, जो अमीर अमीर होता गया और गरीब गरीब होता गया। ठीक है, तो पूंजीवाद किसका परिणाम था? उदारवाद का ही परिणाम था, उदारवाद की नीतियों का ही परिणाम था, ऐसा कार्ल मार्क्स ने भी कहा है। और कार्ल मार्क्स ने कहीं ना कहीं उदारवाद को क्रिटिसाइज भी किया है इसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट है कि पब्लिक पॉलिसी जो है वो सौदेबाजी का परिणाम होना चाहिए। ठीक है, बार्गेनिंग का कहीं ना कहीं एक रिजल्ट होना चाहिए जो पब्लिक पॉलिसी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए, सीधे से आप इसका मतलब समझिए पहले। पब्लिक पॉलिसी का मतलब ये है कि जो भी सार्वजनिक नीति बनाई जाएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो जो है एक व्यक्ति और अलग अलग समूहों के साथ उसकी जो सौदेबाजी है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो उसका परिणाम होनी चाहिए। अर्थात ये है कि देखिए, आप इस तरह की पब्लिक पॉलिसीज़ बनाइए, ठीक है, जो कहीं ना कहीं व्यक्तियों के हित में हो। या आप सीधे तौर पर ये समझे कि पब्लिक पॉलिसी को जो है लोगों को या पब्लिक की निगरानी में बनाया जाना चाहिए। ठीक है, आप लोगों से भी पूछ सकते हो, ठीक है, पब्लिक से भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि पब्लिक तो भाई रैशनल बता दी गई है ऑलरेडी। मनुष्य को जो रैशनल बता दिया गया है कि वो खुद विचार कर सकता है, खुद सोच विचार कर सकता है, अपना अच्छा बुरा, ठीक है, एक विवेकशील प्राणी है वो, तो विवेक रखता है वो, ठीक है, रीज़न रखता है। तो भाई उसको जो है पूछ लिया जाना चाहिए। अगर कोई पब्लिक पॉलिसी बनानी भी है, कोई
सार्वजनिक नीति बनानी भी है ना, तो वो पब्लिक की निगरानी में बननी चाहिए, पब्लिक उसको देखे और पब्लिक खुद उसको एक्सेप्ट करे कि क्या वो पॉलिसी जो है उनके हित में है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की यहाँ पे बात की जाती है। एक बोलते हैं कि राइट टू ओपिनियन। ठीक है, ओपिनियंस मीन कि व्यक्ति को जो अपना जो विचार है, ये यही बात है। ठीक है, इसी का आप ये सेकंड पार्ट समझ लो कि इसमें क्या होगा कि जो व्यक्ति होगा वो अपना विचार जो है स्वतंत्र तौर पर कह सके। ठीक है, जो भी उसका आइडिया है, जिस भी तरह का वो उसकी विचारधारा है, उसको इंडिपेंडेंटली वो अपना ओपिनियन रख सकता है। ठीक है, ऐसा राइट जो है उदारवाद के अंतर्गत जो है देने की बात की जाती है व्यक्ति को। ठीक है, ये इसकी मुख्य मान्यता है। आगे हम देखते हैं, उदारवाद से रिलेटेड कुछ और लक्षणों की बात करेंगे, कुछ और फीचर्स की बात करेंगे। वो ये थी, देखिए उदारवाद क्या मानता था कि रूढ़िवादिता व परंपरावाद को हटा दो। ठीक है, क्योंकि रूढ़ि जहाँ पे हमने देखा कि जो आपका रेनेसां आया, ठीक है, पुनर्जागरण आया, वो कहीं ना कहीं एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था मॉडर्निटी की ओर, आधुनिकता की ओर। ठीक है, तो हर तरीके से कहीं ना कहीं एक रूढ़िवादिता क्या होती है? ठीक है, रूढ़िवादिता होती है जब हम बहुत ट्रेडिशनल ख्यालों को, पुराने विचारों को जब हम तवज्जो देते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह की वो रूढ़िवादिता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात की जा रही थी कि आप रूढ़िवादिता को छोड़िए और आप एक साइंटिफिक माइंडसेट लेकर आप रिसर्च कीजिए, अनुसंधान कीजिए। ठीक है, नए तरीके से आप जो है मॉडर्निटी में प्रवेश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात की जा रही है और परंपरावाद को भी यहाँ पे हटाने की बात की गई है। ठीक है, दूसरा जो है संविधानवाद की बात करते हैं। उदारवादी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं संविधानवाद का एक युग शुरू होना चाहिए। संविधानवाद का मतलब सीधा सा यही है कि कहीं ना कहीं सरकार को सीमित करना, क्योंकि संविधान में क्या होता है, संविधान में कहीं ना कहीं पावर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, एक जो केंद्रीकृत सरकार नहीं होती इसमें। ठीक है, आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट को लिमिटाइज कर दिया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है आपकी संविधान के अधीन आ जाती है, कहीं ना कहीं कानून या आपका जो संविधान है वो गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे बताया भी गया है कि विधि का शासन, ठीक है, यहाँ की एक अलग दूसरी एक नेक्स्ट मान्यता ये भी कि विधि के शासन को जो है ज़्यादातर महत्वपूर्ण मानते हैं कि विधि का शासन होना चाहिए, ना कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, एक पर्टिकुलर संस्था का शासन। ठीक है, विकेंद्रीकरण की बात की जा रही है। वही बात है कि जो आपकी शक्तियाँ हैं ना, उसको जो उसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, किसी एक सेंटर में नहीं होनी चाहिए, उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, आप उसको विकेंद्रीकृत कर दीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे निजी स्वामित्व की भी बात की गई कि आपके जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, उनको जो पब्लिक की जगह उसको जो है प्राइवेट ओनरशिप में जो है रखना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए और न्याय व्यवस्था भी, लोकतांत्रिक प्रणाली होनी चाहिए। देखिए अब ये तो आपको पता ही है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे लोगों के द्वारा ही कहीं ना कहीं अपनी पावर का यूज़ किया जाता है। कैसे? थ्रू देयर इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, क्योंकि वो लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेट पावर किसके हाथ में रहती है? लोगों के हाथ में ही रहती है। ठीक है, क्योंकि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो किसके लिए काम करते हैं? वो लोगों के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात की जा रही है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो है स्टार्ट किया जाना चाहिए, जहाँ पे लोगों के हाथ में जो अल्टीमेट पावर रहे, अधिकारों, स्वतंत्रताओं व न्याय का प्रयोजन किया जाना चाहिए। तो वही बात आ गई कि उदारवाद मानता है कि जैसे कि हमने देखा कि ऑलरेडी नेचुरल राइट्स तो हमारे पास थे ही थे, बाकी उसके बाद अगर कोई पॉलिसीज़ बने भी, कोई नए कानून बने भी, तो उसमें जो हमारे अधिकारों को ध्यान में रख कर ही कोई पॉलिसीज़ बननी चाहिए, हमारी स्वतंत्रताओं को ध्यान में रख कर पॉलिसीज़ बननी चाहिए। ठीक है, और न्याय का प्रयोजन होना चाहिए कि मतलब हमारे जो अधिकारों का कहीं भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और अगर कहीं पे कोई उल्लंघन होता है तो उसका एक एक्यूरेट जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए एक न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये कुछ उदारवाद की अन्य मान्यताएं थी। अब हम इसके जो विभिन्न चरणों की बात करेंगे कि उदारवाद का जो उदय है वो किन किन चरणों में कैसे कैसे हुआ। आगे हम देखेंगे उदारवाद का जो विकास हुआ। ठीक है, उसमें जो पहला चरण था दैट वाज 1688। ठीक है, जो 1688 की जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई है। देखिए रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं कि कौन सी रेवोल्यूशन कब हुई है, तो आपने इस चीज़ को गंभीरता से लेना है। जितनी भी रेवोल्यूशन है आपने उसका एक अलग से नोट कर लेना है कि कौन सी रेवोल्यूशन किस ईयर हुई है, क्योंकि मैच करने के लिए क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में हुई है, जिसमें क्या किया गया, कहीं ना कहीं दैवीय सिद्धांत का जो तिरस्कार किया गया। इसका मतलब ये है कि स्टेट को ये माना गया कि किसी देवता या भगवान के द्वारा नहीं बनाया गया स्टेट को, बल्कि ये जो है मानव निर्मित एक संस्था है। ठीक है, राज्य क्या है? मानव निर्मित संस्था है,
जबकि उस दैवीय सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता था कि राज्य को जो है भगवान ने बनाया है, या एक दैवीय उत्पत्ति है राज्य, ठीक है, और जो राजा है वो कहीं ना कहीं भगवान का प्रतिनिधि है जो राज्य को चलाता है। तो उन सब आडंबरों को, उन सब परंपरागत विचारों को छोड़ त्याग कर यहाँ पे क्या कहा गया कि आपका जो राज्य है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं मनुष्यों ने बनाया है, अपने भले के लिए, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1789 का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, उसमें ये जो नारा दिया गया लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, तो इसने भी कहीं ना कहीं एक उदारवाद को कहीं ना कहीं एक बढ़ावा दिया, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ये भी याद रखना, और ये हमारे संविधान में भी ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से लिया गया है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांसीसी जो फ्रांस की जो क्रांति है, कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो इन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भातृभाव का ये जो नारा देकर इन्होंने भी क्या किया, कहीं ना कहीं एक निरंकुश सरकार को जो है इन्होंने उखाड़ फेंकने की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भी कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है, ठीक है, मनुष्य के अधिकारों की बात की जा रही है। फिर अब मोंटेस्क्यू को देखते, देखिए मोंटेस्क्यू की एक बुक आई थी जिसमें उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का स्पिरिट ऑफ लॉज में जो मोंटेस्क्यू ने भी क्या किया, सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो सिद्धांत दिया, जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात की, शक्तियों को जो अलग अलग संस्थाओं के हाथों में सौंप के कहीं ना कहीं शक्तियों को जो है पृथ्वीकरण कर दिया है शक्तियों का। और देखिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन ये तो उदारवाद का एक मेन टीनेट भी रहा हुआ है, ठीक है। उदारवाद के अंतर्गत भी यही माना जाता है कि शक्तियों को जो सेंट्रलाइज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि वो पृथ्वीकरण होना चाहिए, उनको डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट देखेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम लिबरलिज्म के नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। अर्ली जो लिबरलिज्म था, जो 17th और 18th सेंचुरी में आया था, ठीक है, वो जो लिबरलिज्म था वो नेगेटिव लिबरलिज्म था, मीन्स नकारात्मक उदारवाद, ठीक है। उसको क्यों नकारात्मक उदारवाद माना जाता था, देखिए ये कहीं ना कहीं लेजर फेयर पॉलिसी की पहले बात करता है कि आपको जो है राज्य जो है, ठीक है, उसको जो है इकोनॉमिक स्फेयर में, व्यक्ति के इकोनॉमिक स्फेयर में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे व्यक्ति को ही सेंटर में रख के चला गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को जो है साध्य माना जाता था, और राज्य को जो है व्यक्ति के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए राज्य को एकमात्र साधन माना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्ति को आगे लेके चला जाता था, इसलिए कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव लिबरलिज्म का काम करता था। नेगेटिव लिबरलिज्म क्या होता है, देखिए, जिसमें ये बोला जाता है कि राज्य क्या नहीं करेगा, नेगेटिव का मतलब वो होता है, ठीक है, और क्या नहीं करेगा, आपकी इकोनॉमिक स्फेयर में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। अभी किसकी रचनाओं में ज़्यादातर ये बात हमें देखने को मिलती है, एडम स्मिथ, बेंथम, ठीक है। एडम स्मिथ ने लेजर फेयर की पॉलिसी दी है, ठीक है। बेंथम जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर का जो एक कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। जेम्स मिल, ठीक है, जेम्स मिल जो है जॉन स्टुअर्ट मिल के फादर हैं, जेएस मिल के फादर हैं जेम्स मिल, ठीक है। और उसके बाद हार्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। तो ये सब लोग जो है कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म की बात करते हैं, जो ये मानते हैं कि स्टेट क्या है, स्टेट इज़ अ नेसेसरी इविल, राज्य एक आवश्यक बुराई है, ठीक है। आवश्यक भी ज़रूरी है लेकिन बुराई भी ज़रूरी। बुराई क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य जो है किसी न किसी के अधिकारों पे प्रतिबंध लगाता है। और आवश्यक क्यों है? क्योंकि हमें जो अपने राइट्स की कहीं ना कहीं सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए राज्य की उत्पत्ति करनी पड़ रही है, राज्य को फॉर्म करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए राज्य को जो एक आवश्यक बुराई के तौर पर देखते हैं नेगेटिव लिबरलिज्म में, ठीक है। तो ये कुछ था नेगेटिव। लेकिन जो 19th और 20th सेंचुरी आई, ठीक है, उसमें क्या हुआ, जेएस मिल ने क्या किया कि जो लिबरलिज्म का जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव की तरफ ले गए। क्यों? देखिए, जेएस मिल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन। उसमें सीधे सीधे उन्होंने कहा कि जहाँ तक आपके कार्य अगर आपको प्रभावित कर रहे हैं तो ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन जहाँ पे आपके कार्य जो हैं दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं, दूसरों की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहे हैं, दूसरों के अधिकारों को प्रभावित कर रहे हैं, वो गलत बात है। और वहाँ पे आपके अधिकारों पर जो है कहीं ना कहीं प्रतिबंध होना चाहिए। और उन्हीं प्रतिबंधों के लिए क्या किया जाएगा, स्टेट बनाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट जो क्या करेगा, स्टेट जो है प्रतिबंध लगा सकता है आपके उन कार्यों पे जो कार्य दूसरों को प्रभावित करे। क्यों? क्योंकि दूसरों की भी अपनी जगह एक स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लिबरलिज्म था वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ चला गया, ठीक है। इसमें मुख्य कौन कौन थे? जेएस मिल है, टीएच ग्रीन है, एलटी हॉबहाउस है, ठीक है, एचजे लॉस्की है, आरएम मैकाइवर है, ठीक है। ये लोग क्या मानते हैं, स्टेट इज़ अ नेसेसरी गुड, ठीक है, कि राज्य जो है क्या है, एक आवश्यक अच्छाई है,
ठीक है। इन्होंने राज्य को एक आवश्यक अच्छाई के तौर पर माना है, क्योंकि राज्य क्यों आवश्यक है, क्योंकि जहाँ पे आपके अधिकारों का हनन होगा ना, वहाँ पे राज्य जो है कानून बनाएगा दूसरों के अगेंस्ट। ठीक है, जो भी आपके राज्य का अहित, आपके अधिकारों का हित करेगा, चाहे वो राज्य ही क्यों ना हो या चाहे वो आपका कोई पर्सनल, कोई व्यक्तिगत कोई इंडिविजुअल ही क्यों ना हो। ठीक है, जो भी आपके अधिकारों का हित करेगा, वहाँ पे राज्य जो है आपके प्रति, आपके अधिकारों, उनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाएगा जो आपके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिबरलिज्म को देखा जाता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लिबरलिज्म। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी इस कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है लिबरलिज्म से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत से तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए जितना कुछ मेरे से इसमें कवर हो सकता था मैंने पूरी कोशिश की है। ठीक है, और आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, आप इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो भी नेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।